नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। फर्जीवाड़ा का लेटर बम। आपको बता दें कि फर्जी लेटर पर अब जमकर हो रही है राजनीति। दरअसल सुल्तानपुर जिले के लंबुआ से आपको बता दें कि बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी के नाम से एक फर्जी लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल हुए लेटर में 17 विधायकों की लिस्ट उनके मुकदमे के साथ दर्ज है। पहले तो विधायक ने इस चिट्ठी का खंडन किया और अब इस मामले में बीजेपी विधायक ने लखनऊ के हजरतगंज में एफआईआर दर्ज कराई है। विधायक देवमणि द्विवेदी ने लेटर वायरल होने के बाद ही पत्र को लेकर खंडन किया है। बीजेपी विधायक के वायरल लेटर से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस लेटर में जो फर्जी लेटर वायरल हो रहा है, इसमें 17 राजनेताओं के नाम हैं और उन नेताओं पर जो मुकदमे दर्ज हैं उसके दौरान क्या कुछ उनके ऊपर कार्रवाई की गई उसका ब्यौरा इस लेटर में मांगा गया है। अब ये लेटर बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी के नाम से वायरल हो रहा है। हालांकि जो बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी है उनका साफ तौर पर कहना है, उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी दी कि मैं इस बात का खंडन करता हूं कि ये लेटर मैंने पोस्ट किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये लेटर फर्जी है। उन्होंने साफ तौर पर इससे इनकार किया कि ये मेरे नाम से एक फर्जी लेटर जो है वो वायरल हो रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल इस पर लगातार राजनीति होनी अब शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक देवमणि वो विधायक हैं जो चर्चा में आए थे जब उन्होंने सरकार के विरुद्ध आवाज उठाई थी ब्राह्मण के खिलाफ अत्याचार को लेकर, और उन्होंने सवाल पूछा था सरकार से कि पिछले 3 सालों में सरकार के रहते हुए कितने ब्राह्मणों की मौत हुई है प्रदेश में। नितिन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, अब इस लेटर पर कहीं ना कहीं राजनीति शुरू हो गई है। ऐसे में खुद जो देवमणि द्विवेदी हैं उनको सामने आना पड़ा और उन्होंने ट्वीट कर हालांकि इस बात की जानकारी दी कि ये लेटर मेरे द्वारा नहीं पोस्ट किया गया है। इसका साफ तौर पर खंडन करते हुए नजर आए वो। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर सुल्तानपुर की लंबुआ सीट से विधायक हैं देवमणि द्विवेदी, और अभी बीते दिनों वो चर्चा में इसलिए आए थे क्योंकि सत्र में क्या क्या सवाल, कौन सा विधायक किस क्षेत्र का विधायक क्या पूछेगा, हाँ। इसलिए एक फॉर्म भरवाया जाता है और उसमें देवमणि द्विवेदी ने ये सवाल लिखा था कि 3 सालों में ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या किया है। उसके बाद वो लेटर भी वायरल हो गया था। इसके बाद जब देवमणि द्विवेदी खासा चर्चा में आ गए, उस लेटर को लेकर कई जगहों पर मीडिया में बातें उठने लग गई। उसके बाद कल एक और लेटर वायरल हो गया और ये लेटर देवमणि द्विवेदी के लेटर पैड से वायरल हुआ है, क्योंकि जिस तरह से उस लेटर में जो कल वायरल हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश के 18 ऐसे नामचीन लोगों के नाम शामिल है जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे तो दर्ज है ही। इसके साथ ही उनमें से कुछ ऐसे हैं जो मौजूदा समय में सरकार के साथ एमएलए हैं या फिर पूर्व में एमएलए रह चुके हैं, या फिर कुछ ऐसे हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, और उन सबके ऊपर करीब गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। दूसरी अहम बात यह है कि जितने भी नाम उस लेटर में जो कल वायरल हुआ है उसमें दर्ज हैं, उसमें सारे नामों के जो जितने भी नाम उसमें शामिल हैं वो सब ठाकुर हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति के तहत पहले देवमणि द्विवेदी ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए सरकार से सवाल पूछने की बात करते हैं। उसके बाद उन्हीं के लेटर पैड से एक लेटर वायरल हो जाता है जिसमें ये ठाकुरों का नाम शामिल होता है, जिसमें 18 ठाकुर के नाम शामिल हैं और उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। उनमें से कुछ एमएलए, कुछ एक्स एमएलए, कुछ प्रत्याशी भी रह चुके हैं। उसके बाद जिस तरह से ये मामला गरमाते हुए दिखा, तो देवमणि द्विवेदी को जब ये बात पता चली कि उनका एक लेटर मीडिया में वायरल हो रहा है, पब्लिक में वायरल हो रहा है, तो उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि ये लेटर उन्होंने नहीं जारी किया है, इसके साथ किसी ने छेड़छाड़ करी है। और उसके बाद इस लेटर को वायरल किया गया, उन्होंने ट्वीट किया और लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसमें 420 भी एक धारा है, 419 धारा है, कई सारी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करवाया गया है। लेकिन इन सबके बीच एक दूसरा पहलू भी है मोनिका, उसमें यह है कि जब देवमणि द्विवेदी ने ये ट्वीट किया कि ये लेटर उनकी तरफ से वायरल या उनकी तरफ से नहीं दिया गया है, अपर मुख्य सचिव गृह को उनसे नहीं पूछा गया है, दूसरी तरफ उनकी ही ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें उसपे साफ तौर पर लिखा है कि मैंने ब्राह्मणों की सुरक्षा को लेकर जो सवाल पूछा था उसमें मेरी क्या गलती है, उस सवाल को पूछने में मेरी क्या गलती है, और उसके आगे उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। मतलब वो साफ तौर पर सवाल पूछना चाह रहे थे और कहीं ना कहीं उस ट्वीट से ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव या फिर कुछ ऐसा कहा गया है जिसके चलते उन्होंने इस तरह का
ट्वीट किया है। और उसके बाद एक और ट्वीट उनकी तरफ से किया गया जिसमें साफ तौर पर यह लिखा था कि जितने भी ब्राह्मण उनके साथ आना चाहे वो जय परशुराम लिखकर आ सकते हैं। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में राम परशुराम की राजनीति जिस तरह से गरमाई हुई है, जो विपक्षी दल है वो परशुराम का नाम लिख के ब्राह्मणों को साधने में लगे हुए हैं, भाजपा राम मंदिर बनवा रही है। तो ऐसे में परशुराम का नाम लेना, वो भी बीजेपी विधायक जो मौजूदा में है, सत्ता में है, उनकी तरफ से ये साफ साबित होता है कि कहीं ना कहीं उनको विपक्षियों का भी साथ मिलेगा उनका। बिल्कुल नितिन, और खासकर इसी सवाल को लेकर वो जो है चर्चा में आए थे। और क्या इसे इत्तेफाक ही माना जाए, क्योंकि पहले ब्राह्मणों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई कि किस तरीके से ब्राह्मणों को लेकर अत्याचार हो रहा है, और संख्या उन्होंने पूछी कि 3 साल के अंदर में कितने ब्राह्मण जो है उनकी मौत हुई है। इसके बाद उन्हीं के नाम से एक लेटर वायरल होता है। नितिन, इन तमाम चीजों को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, तमाम चीजों को देखा तो जाए वो अलग चीजें हैं, लेकिन दिव्यमणि द्विवेदी इधर चर्चा में ज्यादा इसलिए आ गए हैं क्योंकि जिस तरह से वो लगातार आवाज उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर। अगर उनका ट्विटर हैंडल खंगाल कर देखे तो कुछ दिनों पहले वो ट्विटर पे उतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन जब से उनका मामला, ये सारे मामले जो निकल कर सामने आए हैं, लगातार उनके जो फॉलोअर्स हैं, लगातार जो उनके ट्वीट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी चीज अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर्स के बाद जो विपक्षी दलों ने या फिर एक समाज ने साफ तौर पर इस बात को कहा था कि ब्राह्मणों का विरोध सरकार कर रही है, ठाकुर या फिर अन्य जातियों के जो अपराधी हैं उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में खाली ब्राह्मणों का एनकाउंटर हो रहा है। तीसरी अहम बात यह है कि बीजेपी सरकार से ही जुड़े हुए कई सारे जो प्रेजेंट में एमएलए हैं, जो मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं शिकायतें करी हैं कि उनके क्षेत्र में जो दबंग ठाकुर हैं वो उन्हें परेशान कर रहे हैं। इसमें कई सारे प्रमुख विधायक हैं जिन्होंने इसकी बात कही है। साफ तौर पर एक और अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो पूर्व संसदीय क्षेत्र रहा है गोरखपुर, वहां से भी मोहनदास जो एमएलए हैं वहां पर एक सीट से, उन्होंने भी इस बात को साफ तौर पर ट्वीट के जरिए लिखा था कि ये मौजूदा जो सरकार है वो ब्राह्मणों की सुरक्षा में बिल्कुल भी नाकाम रही है, उसने ब्राह्मणों की सुरक्षा नहीं की है, कानून व्यवस्था बदहाल है। इस तरह के कई सारे जो आरोप है जो वो मौजूदा सरकार के ऊपर लगातार लग रहे हैं, और उनके ही एमएलए जो हैं वो इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि आगे जो विपक्षी दल है जिन मुद्दों को लेकर वो या तो सत्र में या फिर आने वाले चुनाव में सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, तो उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ साथ मौजूदा सत्ता दल के जो विधायक हैं उनके सवालों का जवाब देना भी सरकार के लिए समस्या पैदा करेगा आने वाले दिनों में। मोनिका, नितिन, और पहले से ही जो विपक्ष है वो आक्रामक रुख अपनाए हुए है इस मुद्दे पर। अब विपक्ष के पास बैठे बिठाए एक मुद्दा आ गया है सरकार को घेरने का कि आपके खुद की पार्टी के ब्राह्मण नेता जो है, जो तमाम विधायक है, वो ही आवाज उठा रहे हैं कि आप अत्याचार कर रहे हैं, आपकी राज्य में जो है ब्राह्मण मर रहे हैं, उनके खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। तो विपक्ष को कहीं ना कहीं बैठे बिठाया ये मुद्दा और मिल गया। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है इस सरकार में। इससे पहले भी अगर हम देखें तो अभी बीते दिनों जो एक सत्र हुआ था, उस सत्र में भी भारतीय जनता पार्टी के करीब 200 ऐसे विधायक थे जो सत्र में ही धरने पर बैठ गए थे, और उनका ये कहना था कि मौजूदा सरकार से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं या फिर शीर्ष नेतृत्व हमारी बात नहीं सुन रहा है, हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, फोन करने पे फोन नहीं उठता है, हमारी कोई भी बात नहीं मानी जा रही है। और उसको लेकर 200 से ज्यादा विधायक जो थे वो विधानसभा के अंदर ही धरने पर बैठ गए थे। हालांकि उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक करके सभी विधायकों से, सभी विधायकों के दलों से मुलाकात करी थी और मनाने की कोशिश करी थी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चला, सब कुछ बेहतर हो गया था, ऐसा लग रहा था कि सब ठीक है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद से कहीं ना कहीं फिर से उत्तर प्रदेश में राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया, क्योंकि एक ब्राह्मण नाम जो ब्राह्मण विकास दुबे जिस तरह से उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण विधायक हैं वो सरकार के लिए समस्या पैदा करते रहे। तो ऐसा देखा जा रहा है कि विपक्षियों के पास तो कई सारे मुद्दे थे ही पहले से, चाहे वो बेरोजगारी हो गया या फिर अभी जो यूरिया की चोरी की बात आ रही है, इसके साथ ही एनसीईआरटी किताबों का जो 35 करोड़ का मामला सामने आया है, उसमें भी आया है कि बीजेपी के कुछ नाम उसमें शामिल हैं। तो इस तरह के कई सारे जो मामले हैं वो लगातार विपक्षियों के पास तो थे ही, अब उसमें सोने पे सुहागा ये हो गया है कि मौजूदा दल के कई सारे ऐसे विधायक हैं जो सरकार के साथ मिलके सरकार के ही खिलाफ अब बोलने लग गए हैं, और वो कहीं ना कहीं विपक्षियों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा।
बिल्कुल नितिन, ऐसे में सरकार के सामने ये दोहरी चुनौती, क्योंकि पहले विपक्ष को संभालना था, लेकिन अब अपने ही भीतरघाती जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं, अपने नेताओं को भी यहाँ पर मनाना पड़ेगा। अब बिल्कुल साफ तौर पर मनाने की अगर हम बात बताएं मोनिका, तो जिस तरह से सत्र शुरू होने वाला था, तो उत्तर प्रदेश सरकार के शीर्ष नेतृत्व या संगठन के मंत्री या फिर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में इस वक्त जितने भी मंत्री हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि आपके कोटे के जो ब्राह्मण विधायक हैं उनको फोन करके उनको मनाइए और उनसे कहिए कि जो उनके बगावती तेवर दिखाई दे रहे हैं वो सदन के अंदर ना दिखाई दे, नहीं तो विपक्षी इसका दूसरा फायदा उठा लेंगे। और कोशिश भी करी गई थी, कई ब्राह्मण विधायकों को फोन किया गया था, उन्हें मनाने की कोशिश की गई थी कि जो सवाल वो खड़ा करने की बात कर रहे हैं उन सवालों पर बाद में चर्चा होती रहेगी, लेकिन 3 दिन का जो सत्र है उस सत्र के दौरान किसी प्रकार का हुआ हंगामा ना किया जाए, क्योंकि एक बार पहले भी उत्तर प्रदेश की सरकार अपने विधायकों का विरोध झेल चुकी है। वो जान रही थी कि अगर इस बार फिर से ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं उनके लिए समस्या हो जाएगी और देश दुनिया में उनकी किरकिरी भी हो जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रमुख कदम सरकार की तरफ से उठाने थे वो उन्होंने उठाए कि अपने मंत्रियों से ये कहा कि जो ब्राह्मण कोटे के विधायक हैं उनको समझाइए, उनको मनाइए ताकि विरोध ना किया जाए। ये प्रयास भी किया गया, हालांकि अभी तक आज अगर देखा जाए तो आज कहीं ना कहीं सुचारू रूप से कार्रवाई शुरू हुई है, क्योंकि इसके 2 दिन पहले कंडोलेंस हो गया था। आज से ये कार्रवाई शुरू हुई है। अब देखना ये होगा कि जब प्रश्नकाल का समय आएगा तो प्रश्नकाल में जो मौजूदा दल के विधायक हैं वो क्या वही सवाल पूछते हैं जो वो लगातार सोशल मीडिया पे या जनता के बीच पूछ रहे हैं ब्राह्मणों के मुद्दे को लेकर, या फिर वो कहीं ना कहीं सरकार की बात मानते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, ये देखने वाली बात रहेगी। नितिन, आऊंगी आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी खुशबू खान भी जुड़ चुकी है न्यूज रूम से लाइव। खुशबू, लगातार अब फर्जी लेटर पर बवाल बढ़ता जा रहा है। खुशबू, तो चलिए आपको बता देते हैं क्या कुछ पूरी बात है। दरअसल बीजेपी विधायक देव के नाम से एक फर्जी लेटर जो है वायरल हो रहा है, और इस लेटर में आपको बता दें कि दरअसल 17 राजनेता हैं जिनके नाम मुकदमे दर्ज हैं, और उस दौरान उन पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है इसका ब्यौरा मांगा गया है। वहीं अब खुद देवमणि द्विवेदी जो है सामने आए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इस लेटर का खंडन किया। उन्होंने कहा मुझे खुद नहीं पता इस लेटर के बारे में, और ये लेटर जो है ये पूरी तरह से फर्जी है। और वहीं अब लगातार इसको देखा जा रहा है कि विपक्ष को एक मुद्दा और मिल गया है सरकार के लिए कि आप ही के पार्टी के जो नेता हैं वही आपके खिलाफ बोल रहे हैं ब्राह्मणों को लेकर, ब्राह्मणों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को लेकर। अब ये जो लेटर है फर्जी लेटर, इसकी जो बड़ी बातें हैं वो आपको बता देते हैं। विधायक देवमणि द्विवेदी के लेटर पैड का किसने इस्तेमाल किया होगा? लेटर वायरल के पीछे क्या थे मंसूबे? क्या प्रशासन कब करेगा मामले का खुलासा? लगातार ये सवाल जो है वो बने हुए हैं प्राइम न्यूज के। सवाल कब पुलिस करेगी आरोपी की गिरफ्तारी? विधायक देवमणि द्विवेदी के लेटर पैड का किसने ये इस्तेमाल किया है? क्योंकि इससे पहले भी चर्चा में आए थे जब ब्राह्मणों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर सवाल से उन्होंने सरकार से सवाल पूछा, और अब उन्हीं के नाम से एक लेटर वायरल होता है जिसमें 17 राजनेताओं के नाम होते हैं। उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने के दौरान क्या कुछ उन पर कार्रवाई हुई है उसका ब्यौरा जो है वो मांगा गया। तो ये तमाम चीजें यहाँ पर सामने आ रही है। इस पूरी खबर पर क्या कुछ सवाल बड़े बनते हैं, ये प्राइम न्यूज के सवाल आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन कब करेगा इस पूरे मामले का खुलासा? इसी के साथ कब पुलिस करेगी आरोपी की गिरफ्तारी? कौन है जिसने ये फर्जी लेटर वायरल किया? विधायक देवमणि द्विवेदी के लेटर पैड का किसने इस्तेमाल किया है, किसने गलत इस्तेमाल किया है और ये लेटर जो है उसको वायरल किया है? लेटर वायरल करने के पीछे क्या थे उस शख्स के मंसूबे? क्योंकि लगातार आपको बता दें कि इस लेटर पर अब बवाल बढ़ता जा रहा है। खुद बीजेपी विधायक देवमणि ने आगे आकर ट्वीट कर ये जानकारी दी कि ये लेटर मैंने नहीं पोस्ट किया, ये लेटर मेरे नाम से किसी ने पोस्ट किया है और ये लेटर का मैं खंडन करता हूं। आपको बता दें खुशबू खान हमारे सहयोगी जुड़ चुकी है न्यूज रूम से लाइव। खुशबू, लगातार इस लेटर पर बवाल मचता जा रहा है, इस फर्जी लेटर पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बढ़ना लाजमी भी है क्योंकि जो विधायक देवमणि है लगातार सवाल उठा रहे थे, अपनी ही पार्टी में जो है उनके बगावती स्कूल नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा था कि 3 साल के कार्यकाल में क्या कार्य हुए हैं, ये भी जो ब्राह्मणों के लिए सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे, उन कितनों की हत्या उस पर कार्रवाई क्या हुई है,
और ये देखा जा रहा है कि जब से कांड हुआ उसके बाद लगातार ब्राह्मणों को लेकर राजनीति हो रही है। तब तक तो देखा जा रहा है कि 2022 से जो चुनाव आए उसको लेकर अपनी पार्टी में अगर बगावती सूर सुनाई देते हैं तो कहीं ना कहीं इनको समझाने की जरूरत है, कोई नई रणनीति बनाने की जरूरत है कि कहीं इसका खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए। ऐसे में विधायक देवमणि ने तो ये कह दिया है कि ये मेरा लेटर नहीं है और इसका खंडन कर दिया ट्वीट करके। इसी के साथ उन्होंने मुकदमा भी दर्ज करा दिया। एक बार मोनिका मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी धाराओं में जो है उन्होंने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। बता दें कि मामले में धारा 419, 420, 465, 469, 471, 505(1)(b) और 505(2), 153 और 153(b) इन एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया है मोनिका, और लगातार देखा जा रहा है कि मुकदमा दर्ज करा दिया है। लेकिन उन पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, मॉनसून सत्र शुरू होगा, तो उसमें वो सवाल करना चाहते हैं प्रश्नकाल में। उन्होंने कहा था कि विधानसभा की प्रक्रिया और संचालन नियमावली 1958 के तहत वो सूचीबद्ध तरीके से सवाल करना चाहते हैं। यानी कि सवाल जो है उन पर इसलिए साफ तौर पर खड़े हो रहे हैं उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने खुद ने ब्राह्मण वाला मुद्दा उठाया और उन्होंने बोला कि ब्राह्मणों को ज्यादा से ज्यादा जगह देनी चाहिए, उनके साथ अत्याचार हुआ है। इस वजह से उन पर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल खुशबू, ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के सामने दोहरी चुनौती यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि एक तरफ जहाँ विपक्ष को संभालना है वहीं दूसरी तरफ अब अंदर खाने जो है बगावती सुर वो सुनाई देने लगे हैं सरकार के खिलाफ। बिल्कुल, हम बाहर वालों से तो लड़ सकते हैं, पार्टी का यही है कि बाहर वालों से तो लड़ने उन्हें पता है कि कौन उन पर जो है वार कर रहा है, लेकिन जो भीतर घाती है, जिस तरह से आपने बताया कि भीतर घाती है, इनके बगावती सुर नजर आ रहे हैं। ठीक है खुशबू, आपके पास आऊंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजीव मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, आपका स्वागत है। आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि इस लेटर के बारे में आप जानते होंगे जो देवमणि द्विवेदी के नाम से वायरल हो रहा है और उन्होंने खुद खंडन किया है कि ये फर्जी लेटर है। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, विपक्ष के पास वो इस तरीके के अर्थों में उतर है जी, जब विधायकों के लगभग चिट्ठियां जारी करने लग गए और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उसको जारी किया उन्होंने ऑलरेडी खंडन किया है, उसका मुझे नहीं लगता है कि इस पर कुछ और टिप्पणी करने की जरूरत है। आप इस चीज को कैसे ले रहे हैं, क्योंकि इससे पहले देवमणि द्विवेदी चर्चा में तब आए थे जब उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी कि भाई सरकार के राज में 3 साल में कितने जो है ब्राह्मणों की मौत हुई है, कितने ब्राह्मणों को मारा गया है, उसका ब्यौरा दिया जाए। तो ऐसे में उन्हीं के नाम से अब इस तरह के का लेटर का वायरल होना किस तरह देखते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कोई लेटर जारी किया है। तो उस विषय पे तो विपक्ष को हंगामा करने के लिए इनके पास कोई और इशू नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है। वो भटके हुए लोग हैं, वो देख रहे हैं कि कहाँ कैसे हम किस तरीके से सरकार का विरोध कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि विपक्षी पार्टियों का केवल ये मतलब नहीं होता कि सरकार का विरोध करे, बल्कि बहुत से ऐसे जैसे कोरोना काल में जिस तरीके की विपक्ष ने भूमिका निभाई, ये प्रश्न चिन्ह लगाता है। आज की तारीख में विकास दुबे के नाम पर अगर ब्राह्मणों को एकजुट करके ये कह रहा था ब्राह्मणों के साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं तो खुद कहता हूँ कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती, वो किसी पार्टी का हो, हमारी पार्टी का हो। अगर उसने 3 साल 3.5 साल जो माननीय योगी जी की मुख्यमंत्रित्व का काल है, इसमें उसने अगर कोई भी काम किया, गलत काम किया, जैसे उसने ब्राह्मणों की बहुत हत्या की विकास दुबे, तो उसके साथ जो हुआ उसको उसका अंजाम मिला। ये जो चिट्ठियां वायरल कर रहे हैं कि साहब वो अभय सिंह का है, वो रघुराज प्रताप सिंह का है, उनके पास इतने मुकदमे, 3.5 साल में इनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने किसी तरीके की कोई वारदात की हो, और वारदात अगर करेगा तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, वो उसको माकूल जवाब। संजीव जी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आप ही की पार्टी से विरोध की जो है आवाज सुनाई दे रही है। आप ही की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जी 3 साल में ब्राह्मणों के खिलाफ जो है अत्याचार बढ़ा है, और कितने ब्राह्मण मरे हैं उनकी संख्या बता दीजिए, तो इसका क्या करेंगे? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि हमारी पार्टी का कोई भी व्यक्ति इस तरीके की बात कर रहा है। मैंने तो खुद कहा कि मैं खुद ब्राह्मण हूँ। हाँ, लेकिन देवमणि द्विवेदी के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर मैं ब्राह्मणों के लिए आवाज उठा रहा हूँ, आज ही का उनका ट्वीट ले लीजिए, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, और उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ जुड़ने चाहता है वो जय परशुराम लिखे और मेरे साथ जुड़े। तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? ये उनका व्यक्तिगत विचार होगा। हमारी पार्टी सबका साथ और सबका विकास करने के नाम पर सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। देखिए, जैसे मुसलमानों का है, तो किस तरीके से ट्रिपल तलाक के माध्यम से हमने उनके
महिलाओं को सम्मान देने का काम किया योगी जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने। तो कहने का मतलब वो साफ है, हम हर वर्ग, भाई मजदूर आए थे जो प्रदेश नहीं संभाल पा रहे थे, मजदूरों को जो रोक नहीं पा रहे थे, लोग उनसे नहीं पसंद कर रहे, बल्कि योगी जी ने उनको स्थापित करने का काम किया। आज भी विपक्ष यहाँ चिल्ला रहा है। कहने का मतलब यह है कि विपक्ष की इस तरीके की घटिया भूमिका, मैंने आज तक नहीं, मैं 30-32 साल से राजनीति कर रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि विपक्ष की इस तरीके की भूमिका हो जिसके पास इश्यूज नहीं हो, मुद्दे नहीं हो, जनता से कनेक्टिविटी ना हो। क्या जनता की लड़ाई लड़ेंगे? अरे जनता के बीच में जा करके विपक्ष को कम से कम अपनी पैठ बनानी चाहिए और मुद्दों के आधार पर बनानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अब हमारे विधायक ने कुछ कह दिया तो उसको लेकर के आप बोल रहे हैं, अरे उसमें सत्यता देखिए। ठीक है संजीव जी, सदफ जाफर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उनसे उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। सदफ जी, आपने देखा होगा किस तरीके से ये जो फर्जी लेटर है ये वायरल हो रहा है और इसमें जो 17 राजनेता हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने के दौरान क्या कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई हुई उसका ब्यौरा मांगा गया है। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? ऐसा है कि देवमणि त्रिपाठी जी ने जो भी लिखा, द्विवेदी जी ने जो भी लिखा है, वो साफ तौर पे ये है कि एक आम ब्राह्मण का दर्द है जो अब उसकी कॉन्शियस दिखाई देता है लगातार। सदत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपके पास आऊंगी। संजीव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव जी, जैसे कि आपने सदत जी को थोड़ा बहुत सुना होगा, उन्होंने कहा कि अब एक आम ब्राह्मण जो है उसकी आवाज बुलंद हो रही है और उन्होंने आम ब्राह्मण होने के नाते ही अपनी आवाज बुलंद करते हुए सवाल सरकार से, खुद अपनी सरकार से पूछे। नहीं देखिए, एक तो मैंने इनकी आवाज नहीं सुनी, लेकिन जो आप बता रही हो जी, ये ब्राह्मणों के बारे में क्या बताएंगे। आज की तारीख जो हिंदू है वो पूरा एकजुट हो गया। मैं ब्राह्मणों की बात नहीं करता, मैं हिंदुओं की बात करता हूँ। जहाँ एक तरफ मंदिर बनाने लोग कहते थे कि ये कब मंदिर बनाएंगे, ये डेट नहीं बताई, जहाँ 370 की बात है तो इनका एक नारा रह गया, बाकी करना कुछ नहीं। 370 की स्थिति आप देख लीजिए। कहने का मतलब ये है कि हमने जो कहा, अरे जाफर से तो कब तक ये पूछिए 5 साल पहले उत्तर प्रदेश में, 7 साल पहले जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था मुसलमानों को आरक्षण देंगे, उन्होंने हाई स्कूल के बच्चों को कहा था हम टैबलेट देंगे। 5 साल की सरकार चलाने के बाद मुसलमान वहीं का वहीं पड़ा। हमने सम्मान देने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान देने का काम किया, तो मैं समझता हूँ वो पर्याप्त है। हम सबका साथ और सबका विकास के नारे को बुलंद कर रहे हैं और जनता हमारे साथ है। ये बात आपने पिछले कई चुनावों में देखी थी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात सामने रखने के लिए। हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नितिन, आपने सुना होगा दोनों तरफ से जो नेता है हमारे साथ जुड़े थे, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, जहां बीजेपी का ये कहना है कि ये अपनी उनकी पर्सनल राय है, वो कुछ भी कहें या कुछ भी सोचे, लेकिन उससे हम ये नहीं कह सकते कि पार्टी के अंदर बगावती सुर है वो मजबूत हो रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस का कहना है कि ये आम ब्राह्मण की राय है, ये आम ब्राह्मण जो है उसकी आवाज है, वो बोल रहा है कि ब्राह्मणों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। राजनीति अब शुरू हो गई है। मोनिका, जिस तरह से संजीव मिश्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो भी जुड़े हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि हमें नहीं लगता है कि हमारे ब्राह्मण जो विधायक हैं वो नाराज हैं और ये एक जाति विशेष को लेकर जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है ये सही नहीं है। हम ये साफ तौर पर देखिए, अगर ये बीते दिनों 2019 का विधानसभा सत्र देखेंगे तो करीब 200 विधायक जो थे वो सत्र में धरने पर बैठ गए थे और वो खाली ब्राह्मण नहीं थे, वो दूसरे जातियों के भी दूसरी जातियों के भी विधायक थे। तो ये भी संजीव जी को सोचना चाहिए कि क्यों उनकी ही पार्टी के दूसरी जाति के विधायक जो थे वो भी प्रदर्शन में बैठ गए थे। दूसरी अहम बात, अभी बीते दिनों विजय मिश्रा को लेकर इतना हो हल्ला हुआ और विजय मिश्रा को गिरफ्तार भी किया गया, जो भी बीजेपी के विधायक भी हैं। और जिस तरह से अभी संजीव जी कह रहे थे कि जो लिस्ट कल वायरल हुई है उसमें उन लोगों के नाम है जिन्होंने बीते 3 सालों में किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। तो विजय मिश्रा ने बीते 3 सालों में किस प्रकार का कौन सा अपराध किया था जो उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरह की कई जो प्रमुख बातें हैं इन पर भी कहीं ना कहीं भाजपा को विचार विमर्श करना जरूरी है। अगर वो विचार विमर्श नहीं करेगी तो आप खाली विपक्षियों पर हमला करते रहोगे, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है वो कहीं ना कहीं समस्याओं भरी है। अब वो उनके ऊपर पार्टी का प्रेशर है, वो नहीं सामने बोल सकते हैं, लेकिन दिक्कतें सबके साथ। बिल्कुल, आत्मचिंतन की बेहद जरूरत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन, तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि अब फर्जी लेटर को लेकर राजनीति जो है वो शुरू हो चुकी है। खुद देवमणि द्विवेदी सामने आया, उनका कहना है कि इस लेटर के पीछे उनका कोई हाथ नहीं है और ये लेटर जो है ये फर्जी है।
खुशबू खान हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई थी। खुशबू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ने खुद इस बात का खंडन किया है कि जो लेटर वायरल हो रहा है ये उनकी तरफ से नहीं वायरल किया गया। इसमें सवाल उठता है कि इस लेटर को वायरल करने के पीछे क्या कुछ मंसूबे रह सकते हैं और कौन है इसके पीछे, ये फिलहाल अभी जांच का विषय है।